नमस्ते दोस्तों। 2 अक्टूबर किसी से भी पूछो तो आज़ादी से अब तक कई वर्षों तक हम उसको महात्मा गांधी या कहें मोहनदास करमचंद गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाते रहे। इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। उसको काफ़ी कम तरजीह पिछले कई वर्षों तक दी गई, लेकिन हाल के वर्षों में बराबर जो है तरीके से सरकारें जो हैं दोनों ही नेताओं के जन्मदिन को मना रही हैं। हालांकि दोनों ही नेताओं द्वारा इतिहास में देश की आज़ादी के लिए अपने अपने तरीके से एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया और लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे और जंग पाकिस्तान के साथ जब हुई तो उसमें भी एक निर्णायक भूमिका उन्होंने अदा की। अक्टूबर के बारे में और चर्चा करेंगे और इन दोनों ही जो हमारे देश के नेता हैं, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, इन दोनों ही लोगों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इनका क्या योगदान हमारे देश के लिए रहा और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने इतिहासकार श्री राकेश आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। राकेश जी, जिस प्रकार से 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर दो ऐसे नेताओं का, देश के सबसे बड़े महान जो नेता हैं लाल बहादुर शास्त्री और मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, इन दोनों का जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। दोनों ही व्यक्तित्व, इनके बारे में थोड़ा सा आप ऐतिहासिक दृष्टि से हमें आज जानकारी दीजिए कि क्या ऐसे तथ्य रहे, क्या ऐसी चीज़ें रही जो भारत की आज़ादी के लिए दोनों का योगदान रहा। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि दोनों के ही योगदान को सरकारों द्वारा, बीती सरकारों द्वारा उस तरह से मान्यता शायद नहीं दी गई, तो क्या ये योगदान एक बराबर था या कुछ कम या ज़्यादा आप मानते हैं इसको? अमित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक समसामयिक विषय को लिया जिसका इतिहास से सीधा संबंध है। मैं जहां तक आपके प्रश्न की बात है तो उस पर यदि विचार किया जाए तो देखिए, कांग्रेसी सरकारों ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों के साथ ही अन्याय किया। मैंने शब्द प्रयोग किया है अन्याय, और दोनों के लिए कह रहा हूं। गांधी जी के साथ तो अन्याय यह है कि उनको जितना अधिक श्रेय दिया गया और एकमात्र एक व्यक्ति के रूप में उनको स्थापित किया गया कि उनके कारण ही देश को आजादी मिली। ये उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय है, राष्ट्र के साथ भी अन्याय है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके कारण देश को आजादी मिली। अनेक लोगों ने अनेक कालखंडों में देश को आजाद कराने के लिए गंभीर प्रयास किए, बलिदान दिए। और यदि देश के इतिहास को खंगाला जाए, उसकी समीक्षा की जाए, पन्नों को अच्छी तरीके से पलट पलट करके देखा जाए तो पता चलता है कि देश को आजादी क्रांतिकारी आंदोलन के कारण मिली थी। तो गांधी जी को यदि एकमात्र व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करेंगे और केवल उन्हीं को ये दिखाएंगे कि उन्हीं के कारण देश आजाद हुआ था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, ये गलत बात है। बिना खड़ग और बिना ढाल के आजादी नहीं मिलती है कभी किसी को भी। और इस देश में तो लाखों करोड़ों की संख्या में अपने बलिदान दिए हैं। उन बलिदानों के बाद खड़ग और ढाल संभाल कर ही देश को आजादी मिली। तो गांधी जी को केवल एकमात्र हीरो के रूप में स्थापित करना उनके साथ और राष्ट्र दोनों के साथ अन्याय है। जहां तक शास्त्री जी की बात आती है तो शास्त्री जी को आप देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, जो उस समय एक प्रमुख नेता के रूप में जानी जाती थी और बहुत अधिक हस्तक्षेप वो उस समय किया करती थी नेहरू के मामलों में, वह विदेशों में राजदूत भी रही थी। उन्होंने उस समय नेहरू जी के बाद शास्त्री जी का नेहरू के प्रधानमंत्री भवन में, जिसको तीन मूर्ति भवन कहा जाता था उस समय, और आज उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। तो उस समय उनका उसमें रहना उन्होंने कठिन कर दिया। विजय लक्ष्मी पंडित उनका नाम था।
और विजय लक्ष्मी जी कहा करती थी कि ये व्यक्ति इस महल में रहने के लायक नहीं है। इतना अधिक अन्याय उनके साथ हुआ। और जब देश 1965 की लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ रहा था, तो 1965 में भी कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेसी ऐसे थे जो एक परिवार के प्रति बंधे हुए थे, वो किसी परिवार के ही सदस्य को उस पर देखना चाह रहे थे। यानी कि नेहरू के बाद उनकी बेटी के समर्थक उनको उस समय भी सहयोग नहीं कर रहे थे। जब वो ताशकंद में जाकर के समझौते के लिए जाते हैं, दोनों देशों के बीच समझौते की बात होती है, तो समझौते के समय उनसे पश्चिमी जगत की जो मीडिया थी वो ये सोच रही थी कि ये वार्ता भंग हो जाएगी और रूस को कभी ये मौका नहीं मिलेगा कि वो अमेरिका और पाकिस्तान और भारत को एक साथ बैठा करके समझौता कराने में सफल हो सकता है। इस बात को लेकर के पश्चिमी मीडिया ये प्रयास कर रही थी और प्रचार भी कर रही थी कि ये वार्ता किसी न किसी तरीके से टूट जाए। तब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वार्ता सफल होगी या असफल हो जाएगी? तब उन्होंने कहा था कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ना बड़ा आसान होता है, पर ज्यों-ज्यों अंतिम चोटी नजदीक आती जाती है, त्यों-त्यों चढ़ना कठिन होता जाता है। यानी कि हम जिधर को बढ़ रहे हैं, वहां पर एक-एक कदम रखना बड़ा कठिन होता जा रहा है, परंतु फिर भी हमें उम्मीद है कि हम सफल होंगे। और उन पर जबरदस्ती वहां पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। आज उनका बेटा नई सरकार के आने पर, अर्थात 2014 में जब देश के नए प्रधानमंत्री यानी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोदी बने, तो मोदी के जमाने में उन्होंने ये कहा कि हमारे भी पिताजी का जो है मर्डर हुआ था, और इस प्रकार के कई प्रमाण उन्होंने दिए। मैंने भी उस पर डॉक्टर कॉल हैं, पीएन कॉल, उनको पढ़ा, टीएन कॉल, और वो किस तरीके से कहानी को बनाते हैं। हालांकि कॉल जो नेहरू को ही कहते हैं वहां के उसमें लोकल भाषा में, कॉल और नेहरू एक ही परिवार से होते हैं, जैसा उन्होंने बताया, लिखा है उसमें। किंतु फिर भी मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि उन पर शंकाएं उठाई गई हैं। कांग्रेसी नेतृत्व पर, इंदिरा गांधी पर शक किया गया है कि ये सब मरवाए गए थे। ये अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनके साथ भी अन्याय किया गया और इतिहास में उनको वो स्थान नहीं दिया गया जो उनको देना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने केवल 18 महीने के शासनकाल में पाकिस्तान जैसे शत्रु को हराया और निर्णायक पराजय दे करके ये सिद्ध किया कि उनका कद चाहे छोटा हो लेकिन उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। नेहरू लाल बहादुर शास्त्री जी कद में छोटे थे, और उन्होंने खुद ने ये एक बार कहा था, 65 की लड़ाई जब चल रही थी तो वो 65 की लड़ाई में लाहौर पहुंच गए थे सीधे। जब लोग वहां के नेता ये कह रहे थे कि भारतवर्ष के लाल किले पर हमारी सेनाएं पहुंचने ही वाली हैं, वहां की जनता को बरगला रहे थे, तब हमारे लाल बहादुर शास्त्री अपने आप लाहौर पहुंच गए। हमारी सेना में खलबली मच गई। जो सैनिक हमारे अग्रिम मोर्चे पर वहां खड़े हुए थे, उन्होंने अचानक अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच में देखा, वो परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप आराम से रहिए और मैं आपको संबोधित करूंगा। मंच नहीं था, मंच नहीं था तो अपने टैंक के ऊपर खड़े होकर के अपने सैनिकों को संबोधित करते हैं, और संबोधित करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा कद छोटा है, लेकिन आज वो देख लें कि मेरा कद कितना बड़ा हो गया। आप समझ गए, वो मंच पर खड़े होकर के अपने आप को कितना बड़ा दिखा रहे थे। तो कह रहे थे मैंने ये सोचा था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो बार बार ये चिल्ला रहे हैं कि हमारी सेनाएं दिल्ली पहुंचने ही वाली हैं, मैं उनको ये जवाब देने के लिए उनकी भूमि पर खड़ा हूं कि मेरी सेनाएं कहां पर, अब दुनिया सारी देख ले इस वक्त। तो ये था मनोबल उनका। ये मनोबल कभी हमने नेहरू के भीतर या गांधी के भीतर नहीं देखा। मैं गांधी जी का अत्यधिक सम्मान करता हूं,
उस सीमा तक उनका सम्मान होना भी चाहिए जहां तक उन्होंने योगदान दिया है। लेकिन सारी की सारी लड़ाई का श्रेय उनको दे देना और जीत का श्रेय उनको दे देना और आजादी का श्रेय उनको दे देना, ये नहीं चलेगा। चरखे से कभी आजादी नहीं आती है, आजादी तो लड़ाई से आती है, तलवारों से आती है। और सरदार पटेल ने 1947 में जिस समय कबायलियों ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था, उस समय उनसे कहा था, महात्मा गांधी से, बापू कबायलियों ने हमारे देश की सीमा पर आक्रमण कर दिया है, आप कहें तो कुछ चरखे भेज दूं। हाँ, ये व्यंग्य में था, इन्वर्टेड कोमा में है चरखे शब्द। आप कहें तो मैं कुछ चरखे भेज देता हूं सीमा पर, वो बचा लेंगे। तब गांधी जी ने खुद ने ये कहा था कि नहीं नहीं, उस आज की तारीख में तो लड़ाई से ही काम चलेगा। तो जब तो अकल आई, जब देख लिया कि जो कल तुम्हारे भाई जिनको तुम भाई कह रहे थे, वही भाई अब तुमको काटने के लिए चले आए हैं। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। यदि यही समझ बहुत पहले आ गई होती, और जिस दिन पाकिस्तान नाम का प्रयोग करना आरंभ हुआ था, उस दिन से कहा जाता कि हम किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे, देश को बंटने नहीं देंगे, पाकिस्तान का अस्तित्व हमारे लिए कदापि स्वीकार्य नहीं होगा, तो देश बंटता नहीं। तुष्टीकरण की नीति अगर आप देखें तो हमारे आर्य जगत के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनकी अब हम 2 साल बाद 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं जिनके बलिदान को, यदि उनके बारे में देखें तो उनके बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, क्रांतिकारियों के बारे में क्या विचार रहे थे, हमारे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में उनके क्या विचार थे, गोलमेज सम्मेलन में जाकर के भी उनको ना बचाना, वहां के इतिहासकारों ने, वहां के विद्वानों ने, वहां के कई राजनयिकों ने इस बात पर लिखा है कि गांधी जी ने हमारे सामने ये सवाल ही नहीं उठाया। यदि वो सवाल उठाते तो हम इस पर विचार करते कि चंद्र ये अपने शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों को जो है छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने विचार नहीं करने का निर्णय ले लिया था। तो मैं जहां तक उनका श्रेय जाता है, जहां तक उन्होंने उचित रूप में देश के लिए काम किया, उस उतने को मैं नमन करता हूं, पर सारा श्रेय उनको मैं देने के पक्षधर नहीं हूं। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए काम किया और उनके कारण देश को आजादी मिली। जी जी, बिल्कुल जो श्रेय आपके जैसे आपने कहा कि ये आज़ादी हम देखते हैं कि 1857 में भी लोगों ने इस अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए अपना बलिदान दिया। उसके बाद अलग-अलग तरह से आज़ादी के लिए आंदोलन होते रहे, लोग बलिदान देते रहे, जेलों में जो है जाते रहे, यातनाएँ सहते रहे। लेकिन केवल ये कह देना कि गांधी जी के नेतृत्व में ही आज़ादी प्राप्त हुई है और जो नेता उस समय कांग्रेस में थे उनका कोई भी योगदान नहीं है, ये एक तरह से बहुत ही अचंभे की बात है, गांधी हों या नेहरू हों। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्थिति थी और जो गांधी जी के जो स्वदेशी आंदोलन की बात करें या बहुत सारी चीज़ों की बात करें जिसको एक तरह से कह दिया जाता है कि ये गांधी द्वारा ही चलाए गए, गांधी की सोच थी। ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि स्वदेशी या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये गांधी जी लेके आए थे या किसी अन्य व्यक्ति से वो प्रेरित थे? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, गंभीर है प्रश्न ये भी। और मैं कहता हूं कि इसमें भी इतिहास का एक बहुत बड़ा घपला छुपा हुआ है। कांग्रेस ने आर्थिक घोटाले तो देश में किए ही हैं, बौद्धिक घोटाले भी किए हैं। घोटालों में से एक बड़ा घोटाला ये है जो आपने प्रश्न के रूप में उठाया है। जो आपने किया, इस देश में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई। आपका प्रश्न है, जरा दोहरा देंगे? जी, जिस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन को कहा जाता है कि या नमक का हाँ आंदोलन जो जी, हाँ कहा जी, हाँ जी। जाता है कि तो मैं महात्मा इस गांधी पर ये निवेदन ये कर स्वदेशी रहा हूं कि देश में स्वदेशी का सबसे पहला प्रयोग हमारे स्वामी दयानंद जी महाराज के द्वारा किया गया। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज्य, स्वराष्ट्र, स्वधर्म, स्वसंस्कृति, ये सारी की सारी लेकर के कोई व्यक्ति आया, स्व का व्यापक अर्थ।
गांधी के यहाँ तो स्व का बहुत संक्षिप्त अर्थ है खादी तक। उनके यहाँ तो स्वराज्य भी 1930 के बाद उसको इस अर्थ में स्वीकृति मिली जो स्वामी दयानंद जी ने 1875 में कह दिया था, या उससे पहले कह दिया था, 57 में कह दिया था। गांधी जी के यहाँ तो 1930 में पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प लिया गया। उससे पहले वो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, यानी कि होम रूल हमारा रहेगा, भीतर भीतर का शासन हमारा रहेगा और बाहरी शासन अंग्रेजों का रहेगा। 1930 तक कांग्रेस ऐसा देश चाह रही थी, यानी कि अपने सरप्रस्तों को, अपने अंग्रेजों को स्थायी रूप से भारत में रखना चाहती थी 1930 तक। और स्वामी दयानंद जी कब से नहीं चाह रहे थे? 1857 से नहीं चाह रहे थे। और उनके यहाँ पर जो उसका अर्थ था स्वदेशी का, स्वराज्य का, स्व संस्कृति का, स्व संस्कृति की हत्या किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। और कांग्रेस के 1937 के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव जो वर्धा स्कीम में आते हैं उसमें इसकी हत्या की गई है। तो स्व का अभिप्राय उनके यहाँ पर स्व संस्कृति की हत्या है, आर्य संस्कृति की हत्या है, आर्य राजाओं की देशभक्ति की हत्या है, आर्य राजाओं के योगदान की हत्या है, आर्य राष्ट्र की हत्या है, हिंदू राष्ट्र की हत्या है, कुछ भी उसको कहिए। स्व संस्कृति का विनाश, स्व भाषा का विनाश। स्व भाषा हिंदी उन्होंने मानी, लेकिन अपने महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं? देव भाषा। और देव भाषा, आर्य भाषा क्या है? हिंदी नहीं है, तो वो हिंदी ही, लेकिन वो संस्कृत निष्ठ हिंदी। और हिंदी जो है, अगर हिंदू शब्द विदेशी है, अगर हिंदू शब्द यहाँ पर जो दूसरे देशों के द्वारा दिया गया और हिंदू का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, कोई व्याकरणिक भूमिका इसकी ग्राउंड नहीं है, बेस नहीं है, तो ऐसे ही हिंदी का भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। हिंदी वो जो हिंदुस्तान में बोली जाती हो, और हिंदुस्तान वो है जो हिंदुओं का स्थान हो। तो हिंदी शब्द जो दिया गया ये तो हमारे नेहरू की देन है, गांधी की देन। और ये इससे भी पहले जो है, जो मुगलों का बादशाह हुआ जिसको हम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं, उसके यहाँ पे हिजड़ों की भाषा, उसके यहाँ पर नचकइयों की भाषा, अश्लील गीत गाने वाले लोगों की भाषा जो बनाई गई थी उसको उसने हिंदी कहा था। इस हिंदी को वो लेकर के आज उस हिंदी ने सारा मटिया मेट कर दिया। इंग्लिश हो गई है, वो जो हिंदी और इंग्लिश सारा गुड़ गोबर कर दिया। तो इनके यहाँ पर हिंदी की भी हत्या की गई है, स्वभाषा की भी हत्या की गई है, स्व संस्कृति की भी हत्या की गई है, वैदिक धर्म की भी हत्या की गई है। लेकिन सही मायनों में सही चीज देने वाला, सोने सा खरा चिंतन देने वाला यदि कोई दुनिया में हुआ, भारतवर्ष में हुआ, तो महर्षि दयानंद जी थे। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जैसे कि ये जो जवाहरलाल नेहरू थे वो विदेश में जाके उन्होंने पढ़ाई की, ब्रिटेन में रह के लंदन में वो पढ़े, इसी प्रकार से वो भी महात्मा गांधी भी ब्रिटेन में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने भारत में ही अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो इसका वैचारिक जो क्यों उनकी जो महात्मा गांधी और नेहरू की जो वैचारिक एकता थी वो एक जैसी थी, क्योंकि वो लंदन में पढ़े, वहाँ के अंग्रेज़ी माहौल में पढ़े, वहाँ की संस्कृति में पढ़े, वहाँ रहे, जबकि लाल बहादुर शास्त्री भारत की संस्कृति में रहे। तो इस कारण भी हो सकता है कि दोनों के वैचारिक मतभेद या विचार एक जैसे ना हो। देखिए, वो दोनों ही, नेहरू जी और गांधी जी दोनों ही विदेशी संस्कृति में रचे बसे थे, इसमें दो राय नहीं है। और नेहरू तो अपने आप को, अमित जी, सीधे सीधे एक्सीडेंटल हिंदू कहा करते थे। दुर्घटनावश हिंदू हूं, नहीं तो मैं तो संस्कृति से, विचारों से, खान पान से, वेशभूषा से अंग्रेज और मुसलमान हूं, एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। और जहां तक गांधी की बात है तो वर्धा स्कीम जो मैं शिक्षा नीति की बात कर रहा हूं, उसमें गांधी जी का ही सबसे बड़ा योगदान था। उसमें सारा का सारा जो उसका, जो हम लॉर्ड मैकाले को गाली देते रहते हैं, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति तो 1835 में चली और 1937 में मार दी गई। आज की जो शिक्षा नीति है वो तो गांधी और नेहरू की वर्धा स्कीम, कांग्रेस की वर्धा स्कीम की नीति है, शिक्षा नीति है। इन इन लोगों ने भारतीयता की हत्या की, जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था। और इसके पीछे कारण केवल एक था, इन्होंने भारतीय संस्कारों से अपने आप को दूर रखा और विदेशों की भूमि पर जाकर के शिक्षा प्राप्त की। उसी को ये अपनी माई बाप समझते थे, उसी संस्कृति को, अपसंस्कृति को।
जी। और उसी को भारत में लागू करना चाहते थे। जहां तक लाल बहादुर शास्त्री जी की बात है, लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय संस्कारों में रचे बसे थे, पले थे, बढ़े थे और पढ़े थे। उनके भीतर भारतीयता बोलती थी, भारतीयता निवास करती थी। परंतु 18 महीने का केवल उनको काम करने का अवसर मिला। दूसरी बात ये थी कि जो चारों तरफ का उनका कॉकस था, उसमें जो लोग बैठे थे चारों तरफ, वो वही बैठे थे जो गांधी और नेहरू की देन थे। उनके बीच में से रास्ता बनाना, उनके बीच में से अपने आप को स्थापित करके निकलना और आगे बढ़ना बड़ा कठिन था। लेकिन इसके बावजूद भी छोटे कद के, मैं सब वही प्रयोग कर रहा हूँ, छोटे कद के होकर के बड़ा मनोबल रखना और बड़े मनोबल बना करके अपना रास्ता बनाना, यदि किसी व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है तो लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखा जा सकता है, जिनके पास अपना कूट भी नहीं हुआ करता था। मार्क्स को भेजे भेजे थे एक बार नेहरू ने, कहा कि भाई वहां पर ठंड बहुत है, ठंड की वजह से जो तुम कोट लेकर के जाना। बोले मुझ पे तो कोट तो नहीं है, मैं तो इस जैकेट से ही जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनो तो जरा मेरा कोट ले जाओ। तो वो कोट लाए, कोट उनको पहनाया, तो कोट जो है उनको आ गया थोड़ा सा वो, आप देखते हैं बड़ा जो कोट होता है वो घुटनों से नीचे चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इसको दूंगा नहीं, चलिए तुझको ही छोड़ दिया। और जब वो बेकार हो गया, यहाँ से कंधों से देखते हैं आप, उसका रंग उड़ जाता है अक्सर जो कपड़ों का, तो उसको ही बदलवा लेते हैं, भीतर से बाहर की तरफ कपड़ा करवा देते हैं उसका। ये ऐसा प्रधानमंत्री था। उनकी पत्नी जब जब वो प्रधानमंत्री थे, तब उनकी पत्नी को कुछ कंपनियों वाले साड़ी देने के लिए आ जाते हैं घर में। साड़ी देने के लिए वो साड़ियां फैला दी जाती हैं, ले लीजिए जितनी चाहिए आपको। अचानक अपने कार्यालय से निकल करके हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी आ जाते हैं। वो कहने लगे क्या कर रही है ललिता, ये साड़ियां देख रही हूँ, साड़ी लाए हैं ये। उन्होंने कहा भाई कितने कितने की हैं, जरा बताना। शास्त्री जी खुद पूछने लगे। उन्होंने कहा जी ये 1500 की है, 3000 की है, 4000 की है। उन्होंने कहा नहीं भाई, 200-400 रुपए वाली हो तो वो दे दो। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। उन्होंने कहा सब ये नहीं, आप जितनी चाहें रख लीजिए, जितनी चाहें रख लीजिए। नहीं भाई पैसे देने हैं, ऐसे नहीं रखेंगे हम। जो आप ये दीजिए और जाइए बाकी लेकर के। ऐसा प्रधानमंत्री जो देश की आत्मा से जुड़ा हुआ था, जो देश की नब्ज पर हाथ रख करके बोलता था, जो देश के गरीब के दर्द को समझता था, वो इस देश को मिला तो वो सबसे पहले मिले लाल बहादुर शास्त्री, और उनको इन लोगों ने काम नहीं करने दिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जो तुलना है वो अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग तरह से होती है, क्योंकि जो महात्मा गांधी हैं उसको एक तरह से प्रमोट किया गया और लाल बहादुर शास्त्री को उतना समय या उतनी जो देश के लिए काम करने का मौका नहीं मिल पाया आज़ादी के बाद, क्योंकि वो एक छोटे से समय में रहे। लेकिन फिर भी जब उन्होंने 1965 की जंग में जो जिस तरह से अपना नेतृत्व किया देश का, वो एक बहुत ही महान कार्य रहा भारत के लिए। भारत ने एक उपलब्धि प्राप्त की, जय जवान जय किसान का नारा दिया। लोग आज भी याद रखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्त की रोटी का उपवास रखने को बोला। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी उनकी हैं, लेकिन उन चीज़ों को एकदम से इतिहास से ख़त्म कर धीरे धीरे ख़त्म किया गया। आप राकेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने ऐतिहासिक रूप से आज दोनों ही नेताओं के बारे में बताया, दोनों की तुलना की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।